हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 3। बेसिकली हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता क्या है। एक बार रीड कर जाता हूँ मैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, है ना। अब ध्यान से समझना, जैसे कि मान लो हमारे पास अगेन एक कंटेनर है ना। कंटेनर में हमारे पास ये वाटर है यहाँ पे, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास प्योर वाटर है, ठीक है ना। और तुम लोग को पता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस इसका अगेन कुछ वेपर प्रेशर होगा, हाँ या ना। ठीक, मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर अगेन 100 mm ऑफ Hg है। ठीक, अब मुझे पता है कि जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, जब हम लोग टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, है ना। अब इस सॉलिड की भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, पर बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा या बहुत कम वेपर प्रेशर होगा, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ही बात है कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा सॉलिड का वो कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। इसका भी वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगा, पर बहुत ही ज़्यादा कम होगा, है ना। ठीक, अब देखो तुम लोग को पता है कि इसका वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है जो कि एट 25 डिग्री सेल्सियस हमने माना है 100 mm ऑफ Hg है, और इसका मान लेते हैं कि कितना भी है, चलो 5 mm ऑफ Hg है या फिर 1 mm ऑफ Hg है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगेन टेम्परेचर से ही वेरिएशन लाना पड़ेगा। और इस कंडीशन में हम लोग को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। तुम लोग को पता है कि तुम लोग अगर जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है ना। तो इसका उल्टा भी है कि अगर जब तुम लोग टेम्परेचर कम करोगे तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, है ना। ठीक, तो इस वाली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। कब तक कम करना है, जब तक ये जो सॉलिड वाली चीज है ना, जो हमारा सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक, उसका वेपर प्रेशर मैच ना हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो देखो अगेन हम लोग ग्राफ से समझेंगे, है ना। ग्राफ से समझोगे काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक, देखो हमारी वाई एक्सिस पे है वेपर प्रेशर, हमारी एक्स एक्सिस पे है बेसिकली टेम्परेचर, है ना। मान लेते हैं एक ग्राफ हम लोग का रेफरेंस रेफरेंस ग्राफ होगा ये वाला, एकदम ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है अगेन एक्सपेरिमेंटल से ही आया है ना, मैं मेरे मन से नहीं बना रहा हूँ। और ये जो है ये ग्राफ किसका है, बेसिकली सॉलिड सॉल्वेंट का है ना। ठीक, समझना मेरी बात को, ठीक है। ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट का। अब मान लेते हैं कि हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, है ना। ये किसका है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का इज अ क्लियर? ठीक, ये जो सॉलिड सॉल्वेंट है ये भी प्योर ही है ना। इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा सॉलिड सॉल्वेंट ही है। जैसे कि वाटर है, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है, हम लोग आइस बोलते हैं। तो मान लो कि आइस का वेपर प्रेशर का ग्राफ है ना। ठीक, चलो अब तुम लोग को पता है हम लोग क्या करेंगे, एक सॉलिड सॉल्वेंट डालेंगे। सॉलिड सॉल्वेंट हम लोग जैसे ही डालते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मान लेते हैं उसका ग्राफ कुछ ऐसा है ना। ये किसका ग्राफ हो गया, हमारे सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया। अब देखो जिस पॉइंट पे ये वाला जो टच कर रहा है ना, मतलब ये हमारा सॉल्वेंट का ग्राफ था और ये हमारा सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ था, हाँ या ना। जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है उसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि जो सॉल्वेंट है, हम लोग देखो पीछे आ रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है ना, इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, ये जो सॉलिड सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। इसका मतलब वो किस में टोटली कन्वर्ट हो चुका है, वो टोटली कन्वर्ट हो चुका है सॉलिड में। इज दैट क्लियर? ठीक, और यही पॉइंट हम लोग क्या मानते हैं, बेसिकली फ्रीजिंग टेम्परेचर मानते हैं, है ना। चलो अब हम लोग ने सॉल्यूशन आई मीन कोई सॉलिड सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो अगेन टेम्परेचर कम करते जाओ इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और एक टाइम आएगा अगेन इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे वो टच करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक, अब देखो अगर मैं इस ग्राफ को नीचे एक्सटेंड करूं और यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊं तो ये हमारा टी एफ नॉट हो जाएगा। बेसिकली टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, किसका फ्रीजिंग टेम्परेचर ही है वो
बट किसका है फ्रीजिंग टेम्परेचर? बोलो मेरे भाई, हमारा प्योर सॉल्वेंट का है ना? ठीक प्योर सॉल्वेंट का है, चलो, है ना? और अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो ये हमारा TF हो जाएगा, और ये TF किसका होगा? TF होगा बेसिकली फ्रीजिंग टेम्परेचर ही है, ये भी हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर ही है। बट फ्रीजिंग टेम्परेचर है किसका? ये बेसिकली फ्रीजिंग टेम्परेचर है हमारे सॉल्यूशन का। इज ए क्लियर? और ये जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पे हम लोग ने डेल्टा टी भी बोला था, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा TF, है ना? और देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TF। अब इस केस में तुम लोग ही बताओ बच्चों कि जो TF नॉट है और TF है, TF नॉट है और जो TF है, इसमें बड़ा कौन है? TF नॉट ज़्यादा है या फिर TF ज़्यादा है? तो तुम लोग को पता है TF नॉट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू TF। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग ने एक पानी लिया, उसमें सिर्फ प्योर पानी है, उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, तो अगर तुम लोग उसको फ्रीज करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। बट अगर मान लो तुम लोग ने उसमें चीनी मिला दी तो वो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, वो 0 डिग्री से कम, जैसे कि मान लो -1 पे हो सकता है ना? -2 पे हो सकता है, -3 पे हो सकता है, -4 पे हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। और तुम लोग ग्राफ से भी देख सकते हो कि TF नॉट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू TF, है ना? तो हम लोग डेल्टा TF बराबर क्या लिखेंगे? TF नॉट माइनस TF। इज दैट क्लियर? और यही हमारा जो डेल्टा TF है, यही क्या है? हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर है। वहां पे डेल्टा TB था, एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर था, यहाँ पे क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो अगेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, है ना? जब हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ वैल्यूज बाहर निकल के आती है। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलैलिटी। अगेन यहाँ पे जब तुम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट का नाम क्या है? KF इंटू M। ये फॉर्मूला हो जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक। चलो अब यहाँ पे जो KF है, अगेन KF की बात कर लेते हैं। यहाँ पे KF का वहाँ पे क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था। यहाँ पे इसका जो नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना? ये वो डिप्रेशन नहीं है जो एग्जाम से पहले आता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना? या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना? बस अलग अलग नाम है, तुम लोग को ध्यान रखना है। अगेन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जो KB की यूनिट थी वही किसकी यूनिट हो जाएगी? KF की यूनिट हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला एकदम ही सेम है, ठीक। बस हम लोगों ने नामकरण में चेंज कर दिया है। तो अगेन यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं KF के बारे में। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ KF क्या लिखा है? केल्विन kg पर मोल, ये ध्यान रखना है। द वैल्यू ऑफ KF, यहाँ पे KB क्यों लिखा है? यहाँ पे KF होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ KF इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। अगेन KF की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर सॉल्वेंट चेंज होगा तो ही किसकी वैल्यू चेंज होगी? KF की वैल्यू चेंज होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अब अगेन याद रखना है हम लोग को कि जो KF और वाटर है वो कितना है? 1.86, है ना? इसका मतलब तुम लोग अगर थोड़ा ध्यान लगाओ तो KB फॉर वाटर कितना था? 0.52 था, है ना? और KF फॉर वाटर कितना है? 1.86। तो तुम लोग तो पहले ये कहोगे कि सर वैल्यू बढ़ गई। क्या सबके लिए ही वैल्यू बढ़ जाती है? हाँ, है ना? KB और KF में KF की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो अगर हम लोग कंपेरिजन करें, अगेन KF किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो अगेन ये डिपेंड करता है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू R यहाँ पे क्या है? हमारा गैस कांस्टेंट। TF नॉट क्या है? वहाँ पे TB नॉट था। TB नॉट मतलब क्या होता था? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF नॉट मतलब क्या होगा? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन। यहाँ पे हम लोग डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन दोनों को साथ में नहीं ले सकते, यहाँ पे स्पेसिफाई मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग को केल्विन में ही लेना है। तुम लोग डिग्री सेल्सियस से प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, ये क्या है? बेसिकली एक हमारा नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर है। अगर चेंज होता तो या तो तुम लोग डिग्री सेल्सियस ले सकते हो या तो क्या ले सकते हो? केल्विन ले सकते हो, है ना? ठीक, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। डेल्टा H फ्यूजन बेसिकली क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह सकते हो तुम लोग। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना?
वो मैं तुम लोग को डिस्कस करवा चुका हूँ कि आर की क्या वैल्यू लेनी है, वो टोटली डिपेंड करेगी डेल्टा एच पे। अगर डेल्टा एच की यूनिट जो है वो जूल है तो 8.314 ले लेना। डेल्टा एच की अगर यूनिट कैलोरीज दी गई है तो कितनी ले लेना, 2 ले लेना आर की वैल्यू। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल की ड्रिल अगेन तुम लोग को पता है कि क्या करना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा, ऑल्दो मैं फ्लो में बहुत बार सॉल्व कर लेता हूँ, बट सबसे पहले तुम लोग को पहले खुद सॉल्व करना है। उसके बाद अगर तुम लोग को नहीं चमकता या फिर नहीं सॉल्व हो पाता तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है ना, या फिर तुम लोग स्किप भी कर सकते हो ये चीज़। ओके चलो, है ना, स्किप कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन स्किप नहीं करना है ना, जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो स्किप करना है और आंसर वेरीफाई कर लेना। इज दैट क्लियर? चलो क्या पूछा है, व्हाट इज द मोलर मास। अगेन देखो मोलर मास यहाँ पे बार बार पूछ रहे हैं। अगेन मोलर मास जब भी पूछते हैं इसका मतलब एग्जामिनर क्या चाहता है तुम लोग से निकालना, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहता है ना वो। ठीक, चलो of a solute if 10 gram of its when dissolved in 100 gram water forms a solution which freezes at -1.24 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया गया है कितना, -1.24। अब सर यहाँ पे हम लोग को माइनस में लेना है या प्लस में लेना है, तो मैं तुम लोग को बता दूं कि हम लोग को यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है वो प्लस में ही लेना है, इनफैक्ट डेल्टा डी भी प्लस में ही लेना है ना। -1.24 इसीलिए हो गया क्योंकि अगेन उसके अंदर कोई सॉल्यूट जा चुका है। मैंने अभी जस्ट तुम लोग को पीछे एग्जांपल दिया था कि अगर प्योर वाटर है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। जैसे ही तुम लोग कोई सॉल्यूट डालोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ना होके वो थोड़ा और ज़्यादा कम पे होगा, है ना। ठीक, चलो तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, है ना। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 1.24, है ना। अगेन अगर तुम लोग करना चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, 0 माइनस 1.24 तो माइनस माइनस कट जाएगा, वो प्लस 1.24 ही आने वाला है ना। ठीक, चलो इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, 1.86, है ना। वाटर के लिए याद रखना 1.86 होती है। के एफ की वैल्यू, के बी की वैल्यू कितनी होती है, 0.52। ओके, इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट निकालना है तो निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 1.24 इज इक्वल टू 1.86 इज इक्वल टू 10 अपॉन में मॉलिकुलर मास, इसको मैं ml लिख रहा हूँ, इंटू 0.1। तो यहाँ से जो मॉलिकुलर मास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.86। 1.86 ऊपर ले जाओ, ये 186 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, 1.24। इसको सॉल्व करो, ये कितना आना चाहिए, 150 ग्राम के आसपास आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 186 डिवाइडेड बाई 1.24, 150, है ना। ओके, 150 ग्राम पर मोल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ के एफ फॉर वाटर इज 1.86 दे रखा है, ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्लूकोज सॉल्यूशन से कैलकुलेट किया हुआ है ना। द वैल्यू ऑफ के एफ फॉर वाटर कैलकुलेटेड फॉर NaCl सॉल्यूशन। अब देखो मैं तुम लोग को क्या बोला था, ग्लूकोज सॉल्यूशन हो, NaCl सॉल्यूशन हो, फलाना सॉल्यूशन हो, है ना, कुछ भी सॉल्यूशन हो, अगर हमारा सॉल्वेंट सेम है तो जो KF की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो KF की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें कुछ देखने का ही नहीं रहा, कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। अगर सॉल्वेंट सेम है तो KF की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। अच्छा सवाल था ये, थियोरेटिकल सवाल था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। आई होप तुम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, जैसे कि हम लोग के पास एक फार्मूला है C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, हाँ या ना। ठीक, अब इसका अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखूँ, ये उसका मॉलिकुलर फार्मूला हो गया। इसका अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखूँ तो एक नंबर से कट रहा है, कौन सा नंबर से कट जाएगा, ये 6 नंबर से कट जाएगा, तो CH2O हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक, तो ये ग्लूकोज का ही क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। याद रखना एम्पेरिकल फार्मूला कभी भी यूनिक नहीं होता, वो कोई दो कंपाउंड्स का भी सेम हो सकता है। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है तुम लोग को, ठीक। तो तुम लोग अगर देख सकते हो कि हम लोग ने एक नंबर से उसको डिवाइड कर दिया और वो नंबर कौन सा है, 6, तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6। या फिर एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास, है ना। यहाँ से भी तुम लोग निकाल सकते हो, है ना, उसमें भी n की वैल्यू क्या आएगी, 6 ही आएगी। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ हो गई इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना।
अब यहाँ पे पूछा गया है, पूछा क्या गया है, अच्छा मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा गया है ना। तो हम लोग को देखो यहाँ से जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है हम लोग उससे एम्पिरिकल मास निकाल सकते हैं, है ना। और मैंने अभी जस्ट बताया एन की वैल्यू क्या होती है, मॉलिकुलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास। तो मॉलिकुलर मास पता कर लेते हैं, चलो। मॉलिकुलर मास पता करने के लिए अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे जाना पड़ेगा। तो डेल्टा टी एफ कितना लेंगे, -0.93 या फिर 0.93। क्या इसको केल्विन में चेंज करना है, नहीं चेंज करना, क्योंकि अगेन ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो डिग्री सेल्सियस में लो या फिर केल्विन में लो, बात सेम है ना। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू छोटा एम। डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, 0.93 हो जाएगा। के एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, दी गई है क्या, हाँ दी गई है 1.86। मोलैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए हुए हैं 36, सॉल्यूट नहीं पता हम लोग को कौन सा है, डिवाइडेड बाय उसका मॉलिकुलर वेट, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही दिया हो गया है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 1.2। यहाँ से अगर मॉलिकुलर वेट निकाले तो मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 0.93। इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह रहेगी, ओके। 0.93 इज इक्वल टू 1.86 इंटू 86 सॉरी 36 अपॉन में m इंटू 1.2, है ना। यहाँ से m कितना आ जाएगा 1.86 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 0.93। तो सॉल्व करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1.86 इंटू 36 विच इज़ m की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 66.96। तुम लोग 67 भी लिख सकते हो, है ना। ये कितना हो जाएगा 1.23 इंटू 0.93 विच इज़ 1.143। ओके, थोड़ी सी एब्सर्ड कैलकुलेशन है 1.14, ठीक है। ऑन एन अप्रोक्स अगर मैं 67 मान लूँ 1.1, ओके चलो। अगर मैं अपन अगर 67 मान के चले तो ये कितना आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल के आसपास आ जाएगा, है ना। अब देखो ये हमारे पास क्या आया, मॉलिकुलर मास आया। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो एन की वैल्यू मैंने तुम लोग को जस्ट बताई, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल मास, है ना। एम्पेरिकल मास कैसे निकलेगा, एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, कितना है दिया गया है CH2O। CH2O का अगर मैं एम्पेरिकल मास निकालूं कितना आ जाएगा, एम्पेरिकल मास निकालो इसका। कार्बन का कितना होता है 12 + 2 + 16 कितना हो जाएगा, 16 + 14 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, मॉलिकुलर मास अभी आया था 60 डिवाइडेड बाई 30, ये काटो कितना आ जाएगा 2। एन की वैल्यू अगर 2 आ गई। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला कौन सा है, एम्पेरिकल फार्मूला है हमारे पास CH2O, है ना। अब इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा C2H4O2। ये हमारे पास क्या आ गया, हाँ मॉलिकुलर फार्मूला आ गया, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। ऑलमोस्ट तुम लोग ये कह सकते हो कि जेई नीट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। बोर्ड में इसके अगेन आने के चांसेस थोड़े से कम है ना, क्योंकि बोर्ड्स में जनरली जो पूछा जाता है वो अगेन मॉलिकुलर वेट या फिर मोलैलिटी निकाल लो या फिर KF निकाल लो, काफ़ी कम चांसेस रहते हैं कि वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे, है ना। चलो बट अगेन मैं तुम लोग को बोला है कि फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही तुम लोग चैप्टर के साथ कंफर्टेबल फील करोगे, फिर वो चाहे टफ चैप्टर ही क्यों ना हो, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है ना। उसके अगर तुम लोग क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो उतना ही तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। इज दैट क्लियर। चलो आई होप तुम लोग को ये टॉपिक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 3 समझ में आया हो, है ना। कुछ भी डाउट्स हैं तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, है ना। वी विल ट्राई टू रीच यू एज सुन एज पॉसिबल, है ना। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बच्चों।